जिंदगी ने आधी बात हमसे कही और जिंदगी ने आधी बात आपसे कही। जिंदगी ने आधी बात हमको कही और जिंदगी ने आधी बात आपको कही। ना जाने जिंदगी का कैसा रचाया हुआ ये खेल है। ना जाने जिंदगी का ये कैसा रचाया हुआ खेल है दोस्तों। ना जाने, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ना जाने जिंदगी ने आधी बात किससे कह दी। आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों का PIAS में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे एवं प्यारे दोस्तों कि मैं आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूं मैं आज वीडियो नंबर 15 क्लास 10th लाइव प्रोसेस जिसमें कि आप सभी प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों को मैं पढ़ाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। सर्वनाक वाली बात है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है ना। अगर मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूं और आपको बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आप डायरेक्टिव बोलेंगे कि तभी से तो इतना बार जो पढ़ाए हैं वीडियो नंबर 14 में, वीडियो नंबर 15 में, वीडियो नंबर 13 में, वीडियो नंबर 12 में घंटा करने के लिए पढ़ाए हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो हम तो जानते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, पौधा भी नहीं रहेगा और जीव मर जाएगा। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण ये एक ऐसा चीज है जो कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति तो इसी से मिलती है, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति हमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं रहेगा तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो बताते बताते आप तो बूढ़ा हो गए, ये तो थक गए हैं, तब पर भी अभी बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। हाँ दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ इस बातों को कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना रहेगा तो क्या हो जाएगा। दोस्तों आइए प्रकाश संश्लेषण को अच्छी तरीके से हम पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन में यह है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारण। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। किसके कारण से मर जाता है, किसके कारण से सूख जाता है, उन सभी बातों का भी हम चर्चा जिक्र करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे कि पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है। भाई साहब, मैंने आपको ये बता दिया है कि पौधों में सूर्य प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है या सूर्य प्रकाश का ग्रहण कैसे होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ CO2 का, कि CO2 का ग्रहण कैसे होता है, तो CO2 का ग्रहण पौधों में स्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ 1 नंबर में पूछी जाएगी, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट बना करके इसको लिख लीजिए कि CO2 का ग्रहण पौधा के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कि पौधों में किसके द्वारा किया जाता है। CO2 का ग्रहण पौधों में किसके द्वारा किया जाता है, CO2 का ग्रहण पौधों में किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया दोस्तों कि CO2 का ग्रहण पौधों में किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको वहां पर एकदम से बेहिचक लिखना है CO2 का ग्रहण, CO2 का एब्जॉर्प्शन, CO2 का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। वहां आपको डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको बेहिचक, और नंबर आकर के जोड़ना है, 400 प्लस फोड़ देना है। दोस्तों आइए अब अपने गोल की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर 1 क्वेश्चन ये है दोस्तों, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम अगर यहाँ एक बात बोले तो यहाँ पर कोई गलती नहीं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो CO2 है, O2 है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संतुलित रहते हैं, जिसके कारण सभी जीव बैलेंस में रहता है, संतुलित रहता है। साथ ही साथ दोस्तों फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का निर्माण होता है, O2 की उत्पत्ति होती है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता करके रखी है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण सभी जीव इसे लेते हैं, मतलब O2 को लेते हैं और जीवित रहते हैं और अपना जीवन व्यापित करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, बोल करके बताया। एक बार अगर फिर से बताना चाहूँ तो आप अगर कॉपी में भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे कॉपी में भी आप उतार सकते हैं। तो दोस्तों लीजिए, मैं बोलता हूँ कि
प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में CO2 और O2 का अनुपात संतुलित रहता है। CO2 और O2 का अनुपात संतुलित रहता है, जिससे हमारा मतलब कि पर्यावरण जो है संतुलित रहता है। सारे जीवित वस्तुओं का बैलेंस एक निश्चित अनुपात में होता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों? किसकी उत्पत्ति होती है? O2 का उत्पत्ति होता है। और सभी जीव इसके कारण जीवित रहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण का महत्व कहा जाता है, या इसे ही प्रकाश संश्लेषण का महत्व कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बताया दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। हाँ दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण को भी कोई प्रभावित कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण को भी मतलब कि कोई रुकावट कर सकता है ना दोस्तों। इसीलिए यही कारण है, यही वजह है कि कभी कभी आप देखते हैं कि जब बाढ़ पानी आता है तो कभी कभी कोई पौधा सूख जाता है, मर जाता है। और ऐसे भी जब सूर्य की अधिकता बहुत ज़्यादा होता है तब पर भी पौधा मर जाता है। और पेड़ में क्लोरोफिल अधिक होता है तब पर भी मर जाता है। और अम्ल वर्षा होने के कारण पौधों की पत्तियां झुलस जाती है और वह एकदम से क्या होता है? मर जाता है ना दोस्तों। हाँ, आइए मैं यहाँ पर एक एक करके आप तक शेयर करने का कोशिश करता हूँ, आपके माइंड में पहुँचाने का कोशिश करता हूं दोस्तों। मैंने लिख करके रखी है सूर्य प्रकाश। अधिकतर सूर्य प्रकाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। अधिकतर सूर्य प्रकाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक बात समझ में आती है दोस्तों कि अधिकतर सूर्य प्रकाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि मान के चलिए आप खाना खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। कितना खाते हैं? 2 रोटी खाते हैं, थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, इसी में आपका पेट भर जाता है। 2 रोटी खाते हैं, थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, इसी में आपका पेट भर जाता है। अगर उसी जगह आपको 10 रोटी दे दिया जाए, और अगर एक बाटी मतलब कि एक डिश में आपको सब्जी दे दिया जाए और कह दिया जाए कि पूरा को खत्म करना, क्या आप खत्म कर पाएंगे? क्या आप उसको हजम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से अगर एग्जाम्पल बोलूं तो पूरा का पूरा समझने वाला है दोस्तों। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य प्रकाश की बात किया जाए तो पौधों में भी उतना ही मात्रा में चाहिए जितना उसे पौधा को चाहिए। पौधा को भी उतना ही मात्रा में चाहिए जितना कि पौधा मतलब कि ले सके। अगर उसको अधिकतर अगर मतलब कि मिल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी और क्या होगा? पौधा मर जाएगा। नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। नंबर टू में कह रहा है अम्ल वर्षा। कौन? अम्ल वर्षा आप तो जानते हैं भैया, जिसका pH 7 से कम होता है उसे अम्ल वर्षा अर्थात अम्ल कहा जाता है, एसिड कहा जाता है ना दोस्तों। हाँ, अम्ल वर्षा होने के कारण पौधे की पत्तियां झुलस जाती है और पौधा मर जाता है, तथा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि अम्ल वर्षा हो जाता है और उसका जो मान जो होता है, पौधा का जितना भी न्यूट्रिएंट मान होता है, सभी को क्या करता है? सभी को असंतुलित कर देता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और पौधा उपज नहीं पाता है, विकसित नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, नंबर 2 में मैंने आपको अम्ल वर्षा के बारे में बताया। नंबर 3 में आते हैं दोस्तों। नंबर 3 में है कि तापकर्म। क्या है? कि तापकर्म। अगर अधिक बढ़ जाए, अगर हमारा जो मतलब ये पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, उसका तापकर्म अगर अधिक हो जाए तब पर भी पौधा मर सकता है। इसमें हमको कोई एग्जांपल देने वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जांपल की, तो आपको यहाँ पर दोस्तों समझ में आनी चाहिए कि मान के चलिए कि अगर अधिकतर धूप हो जाता है तो आप छाता लेकर के निकलते हैं। क्या लेकर के निकलते हैं? छाता लेकर के निकलते हैं। अगर उसी जगह कम धूप होता है तो एक नॉर्मल मतलब कि आप मतलब बिना छाता के भी निकल सकते हैं। जैसे कि आप अगर रास्ते में चलते हैं तो चप्पल पहन करके निकलते हैं, क्योंकि मतलब कि आपको ताव नहीं लगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, कि कोई भी चीज उतना ही ले सकता है जितना उसको जरूरत है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे एवं प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, किसी भी चीज को मतलब कि कोई भी जीवों को उतना ही लिमिट में चाहिए जितना उसको जरूरत पड़ता है। अगर उससे अगर ज्यादा अगर मिल गया तो दोस्तों उसको नुकसान तो होगा ही, वो नुकसान करेगा ही दोस्तों। ठीक है। हाँ, नंबर 3 तापकर्म के बारे में आपको बताया। तापकर्म के बारे में
तापक्रम के बारे में आपको बताया, तापक्रम के बारे में आपको बताया। नंबर 4 में आते हैं दोस्तों, नंबर 4 में है जल। क्या है? जल। अगर जल की मात्रा अगर अधिक हो जाए तब पर भी पौधे की मृत्यु हो जाती है। अभी मैंने आपके सामने में बात किया था, अभी मैंने आपके सामने में बात किया था, अगर जल की मात्रा अधिक हो जाए तब पर भी पौधा की मृत्यु हो जाती है। आखिर कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। इसलिए हो जाती है, अभी मैंने बोला कि जब बाढ़ 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 मतलब बाढ़ पानी आती है तो पौधा झुलस जाती है, मर जाती है। क्योंकि अगर पौधा के जड़ों के अगर पौधा के जड़ों में अधिक दिनों तक जल का जमाव रहेगा, अधिक दिनों तक जल का जमाव रहेगा, तो क्या होगा, पौधा का मूल रोम जो होता है, मूल रोम वो बंद हो जाएगा। जिसके कारण वो बंद हो जाएगा तो मतलब कि जितना भी पोषक पदार्थ होता है जो पौधा तक नहीं पहुंच पाएगा, तथा साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी और पौधा मर जाएगा। मर जाएगा। मैंने 4 नंबर में आपको जल के बारे में बताया। आइए 5 के बारे में जानते हैं कि वायु क्या है। वायु क्या है? वायु क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 रहता है, O2 रहता है, हर एक चीज रहता है। अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाए, अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाए तब पर भी दोस्तों, तब पर भी मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा अधिक हो जाए तब पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, और जिसके कारण पौधे मर जाते हैं, जिसके कारण पौधे मर जाते हैं। नंबर 6 में आते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अच्छा, आप इस बात को अभी लेकर के हमको कहेंगे कि एक बात बताइए सर कि पौधा में जीने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आप ही ना बताते हैं सर, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं अभी कि क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, पौधा मर जाएगा? क्यों मर जाएगा? रीजन बताइए, कारण बताइए। इसीलिए अभी देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे एवं प्यारे भाइयों कि आप तक मैं ये सेट करना चाहता हूँ कि किसी भी मतलब कोई भी चीज़ अगर अगर अधिकतर लेंगे, आप अधिकतर लेंगे, ज़्यादा लेंगे, अगर लिमिट से ज़्यादा लेंगे, औकात से अगर फाजिल लेंगे, तो क्या होगा, आपको डिस्टर्ब होगा ही, आपको डिस्टर्ब होगा ही, और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। ठीक उसी तरीके से क्लोरोफिल तथा अन्य पदार्थ पत्तियों में अधिक होने के कारण, क्लोरोफिल तथा अन्य पदार्थ पत्तियों में अधिक होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्लोरोफिल का होना उतना ही जरूरी है जितना कि पौधों में चाहिए। क्लोरोफिल का होना पौधों में उतना ही जरूरी है जितना कि पौधों में चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता रखी है कि क्लोरोफिल जो होता है या हरित लवक जो होता है भैया, वो पौधों में 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर फैली हुई होती है। 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर व्यास वाले होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्लोरोफिल जो होता है या हरित लवक जो है, मतलब कि 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर मतलब कि पौधा की पत्तियों में फैली हुई होती है। जिसके कारण ये कौन सा कार्य करता है, आपको बताया मैंने। अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य से मतलब कि क्या करता है, सूर्य को अब्जॉर्ब करता है अर्थात अवशोषित करने में कार्य, सूर्य को मतलब कि अवशोषित करने का कार्य करता है। सूर्य को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? यही क्लोरोफिल करता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा ये है कि पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है दोस्तों। बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि CO2 का ग्रहण स्टोमाटा के द्वारा होता है, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा अगर समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है दोस्तों। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। अगर आपका भाई ही पूछ लिया, छोटा भाई, अगर भांजा ही पूछ लिया, अगर बहन जी ही पूछ लिया, अगर कोई पूछ लिया, पापा मम्मी चाचा चाची कोई भी अगर पूछ ले, तो उसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है। अगर थोड़ा सा कोई बच्चा अगर पढ़ लेता है तो बहुत फड़ 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 कहेगा, मामा जी ये बताइए, भैया जी वो बताइए, चाचा जी ये बताइए, चाची जी वो बताइए। जिस भी बातें होने लगती है, जब आप जानेंगे तभी मुंह तोड़ बच्चे को जवाब दे पाएंगे और उसे अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। इस तरीके से कोई भी रट करके बता देगा कि भैया कि पौधों में CO2 का ग्रहण स्टोमाटा के द्वारा होता है, ये बहुत गलत सवाल है भैया। हाँ, स्टोमाटा द्वारा, लेकिन आप समझ करके जो बताएंगे वो अलग फीलिंग है, वो एक अलग मजा है, मतलब इट इज नॉलेज, है ना दोस्तों। हाँ, आइए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। जब पौधों में CO2 का ग्रहण स्टोमाटा के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है, इस बात को हम जानते हैं, अच्छी भली भांति इस बात को जानते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो जानते हैं। मतलब कि पौधों में CO2 का ग्रहण स्टोमाटा के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। यह मतलब कि फूल जाता है, क्या करता है, मतलब कि ये पानी को अवशोषित कर, पानी को ऑब्जर्व कर, जल को ऑब्जर्व कर खुल जाता है। क्या करता है? खुल जाता है। कौन? स्टोमाटा खुल जाता है और फिर कुछ देर के बाद फूल जाता है, कुछ देर के बाद फूल जाता है। जब ये कुछ देर के बाद फूल जाता है और अंतःप्राशन के कारण ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस की घटना घटती है, जिसके कारण CO2 उसके अंदर में आ जाता है। इसे ही कहा जाता है भैया कि पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में CO2 का ग्रहण कैसे होता है, स्टोमाटा का द्वारा होता है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा बात बोला हुआ बातों में आप मत आइएगा, मेरा जो समझाया हुआ बात है उसमें आइएगा। कान रखिए, मुंह रखिए, नाक रखिए, हाथ रखिए, इस्तेमाल कीजिए मात्र 1 घंटा 15 मिनट, ज़्यादा नहीं।